मिडिल एजुकेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा होगा। मिडिल एजुकेशन ने सेट नंबर ए के सभी विषय का फुल सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देखिए। टेलीग्राम पर बकायदे सभी विषय का लिंक भेज दिया गया है। बच्चे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो को फुल टाइम वॉच कर सकते हैं। एंड फाइनली अब आपके सामने आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेट नंबर बी का सोल्यूशन देना। पूरा का पूरा कल तक में मैं आपके सामने सोल्यूशन प्रेजेंट कर दूंगा। तो चलिए हम कवर करते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड क्या होगा सही उत्तर। इसके पहले मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो बच्चे नए हैं। देखिए, मिडिल एजुकेशन हमेशा से आपको बिना कोई कंफ्यूजन का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर दिया है और देता आ रहा है। मिडिल एजुकेशन जो क्वेश्चन पेपर यहां पर दिखाता है, आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या वार्षिक, वहां देखने को मिलता है और मिला भी है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनसे आप पूछ सकते हैं, वो खुद पढ़े हैं। त्रैमासिक का पूरा सेम वही पेपर आया जो मैं दिया, अर्धवार्षिक का और प्री बोर्ड का तो आपके सामने दे ही रहा हूं। एंड डेफिनेटली वार्षिक में हेल्प की जाएगी, लेकिन वार्षिक के लिए आपके लिए टॉपर सीरीज चलाया गया है जो कि टोटल फ्री है। पहले इसका प्राइस 100 रुपए होना था, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा है कि सर मैं पैसे पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं इसको टोटल फ्री कर दिया हूं केवल और केवल आपके लिए। तो इस वीडियो को अपने उन सभी गरीब दोस्तों तक जरूर भेजिएगा ताकि उनका हेल्प हो सके जो पैसे के दम पे पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि अपने टैलेंट के दम पे पढ़ाई करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका पेपर है ना बेटा, वो रहेगा 75 नंबर का। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। इस वीडियो में 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर दूंगा। निर्देश में कई सारी बातें लिखी है एंड मैं हमेशा बोलता हूं निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपको 9वीं है, फिर आपको 10वीं का पेपर देना है। तो निर्देश आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर कैसे लिखना है इस प्रकार से देखो। हमारा पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं आपका, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, रामचरितमानस। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा रामचरितमानस पे टिक करना है। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर कहता है मेघ आए किसकी रचना है। तो मेघ आए ये है आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। तो यहाँ पर आपको 12 नंबर में टिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि कामयानी है। कामयानी क्या है? यह एक महाकाव्य है। तो यहाँ पर आपको महाकाव्य पे टिक करना है। आगे देख लेते हैं, चौथा नंबर कहता है कौजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो क्या करने? खाना देने, पानी देने, मारने या फिर हाजिरी लेने। तो काजी हाउस का जो लालटेन लेकर आता था वो हाजिरी लेता था और किसी के पशुओं की हाजिरी लेता था। नेक्स्ट कहता है समास के प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के, अर्थात ऑप्शन नंबर सामने आपको टिक करना है। नेक्स्ट कहता है हमारा छठवां नंबर, इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है। तो पाठ की विधा आपको ऑप्शन नंबर रिपुतार्ज कहलाएगा। तो यहां पर आपको 12 नंबर पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला नंबर कहता है कैदी और कोयल दोनों ही डैश डैश देश के वासी हैं। तो दोनों ही किस देश के वासी हैं? तो दोनों ही विशाल देश के वासी हैं। तो यहां पर आपको विशाल लिखना है। नेक्स्ट कहता है छंद के अंतिम वर्ण की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे गति कहते हैं। यण और तुक नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना, गति ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण का हो जाएगा शोक। तो यहाँ पर आपको शोक लिखना है। नेक्स्ट कहता है लेखिका महादेवी ने बाबा फारसी और डैश डैश भाषा के जानकार थे। तो बाबा फारसी उर्दू भाषा के जानकार थे। नाम से स्पष्ट है भाई, फारसी और उर्दू लगभग सेम चीज है और मुस्लिम धर्म द्वारा इस भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है भी नंबर, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द डैश डैश शब्द कहलाते हैं। तो हिंदी में जो शब्द आते हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विदेशी लिखना है। नेक्स्ट कहता है रीढ़ की हड्डी डैश डैश विधा में लिखी गई रचना है। तो रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। तो यहाँ पर आपको एकांकी पे टिक करना है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कहता है सत्य और असत्य हमें बताना है। पहला नंबर कहता है कि सुमित्रानंदन पंत क्या प्राकृतिक प्रेमी कवि थे? तो बिल्कुल सही है, जो सुमित्रानंदन पंत थे वो प्रकृति प्रेमी कवि थे। इनकी ज्यादातर रचनाएं आपको प्राकृतिक के बारे में ही देखने को मिलेगी। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए प्रकृति के बारे में लिखते हैं। अरे सिंपल से यार, हमें जो पसंद है वो वही करेंगे। सपोज करो
कि वैसे तो मैं क्लास 10th का वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि क्लास 10th का सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है, इसलिए मैं उसका ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। फिर क्लास 9th का वीडियो बनाता हूँ, फिर 10th और 11th और 12th का। ठीक, इस प्रकार से चलता है। तो जो ज़्यादा पसंद होता है इंसान वही करता है। टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर तुम भी 10th में आओगे, मेरे से ही मिलोगे, मैं ही तुमको टॉप कराऊंगा, MP में टॉप कराऊंगा। टेंशन मत लो बेटा, बस अभी तुम 9th को पास कर लो बस अच्छे नंबर से। नेक्स्ट क्या लाता है, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डंडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाटक गद्य की गौण विधा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य भी कंप्लीट होते हैं। दूसरा और पांचवा गलत है, बाकी पूरे सही है। आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट हम सही जोड़ी को मैच करते हैं। सही जोड़ी में पहला कह रहा है कि कबीरदास, तो कबीरदास का हो जाएगा बाह्य आडंबरों का विरोध। ये आडंबर का विरोध करते थे, इन्हें बाहरी आडंबर से मतलब नहीं था। आडंबर मतलब होता है दिखावा, ये दिखावा नहीं करते थे, ना ही दिखावा पसंद करते थे। नेक्स्ट कहता है उपमा अलंकार के अंग, तो यहाँ पर आपको 4 से मैच करना है। अश्रु का तद्भव, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हरिशंकर परसाई, तो ये हो जाएगा आश्रय। ठीक, नेक्स्ट कहता है नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम आपका अनैतिक हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विभीषिका, तो विभीषिका का आपका भयंकरता हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। पहला नंबर कहता है कि रसखान किसके अनन्य भक्त थे, तो रसखान जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। नेक्स्ट कहता है जहां काव्य का आधार शब्द होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां शब्द अलंकार होता है ना। जहां काव्य शब्द के आधार पर अपना वेशभूषा बनाए, अलंकृत करे, वहां शब्द अलंकार कहते हैं। और जहां अर्थ के अनुरूप बनाए उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। सलीम अली अन्य किस नाम से जाने जाते थे, तो सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता था। ठीक है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, बाकी हिंदी में आपको लिखना है पक्षी वैज्ञानिक। नेक्स्ट कहता है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्रिया। अच्छा, इन सब का आंसर आपको लिखित मिलेगा इस प्रकार से, टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज का आंसर लिखित तौर पर मिलेगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कीजिए, अपने PDF को डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, तो यहाँ पर आपको लिखना है पुनः नदी का। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अंतिम नंबर, मेरे संग की औरत पाठ में लेखिका कितने भाई बहन है, तो लेखिका 4 भाई बहन है। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं बेटा, आपका पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से बनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्ष 2023 का क्वेश्चन बैंक। यदि आपके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है तो 100% देखना, अभी तुमको आगे के जितने भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेना। जी हाँ, आपने सही सुना, वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, फिर तो तुमसे ज्यादा नंबर कोई ला ही नहीं सकता है। चलो, सबसे पहले कहता है हमारा छठवां नंबर कहता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये रहा आपके सामने, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। पूरा का पूरा आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है अथवा में छायावादी वाला पूछा है, तो छायावाद की 2 विशेषताएं आप देखना चाहे देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन बैंक से ही है। ठीक, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुमित्रानंदन पंत का भाव सौंदर्य और 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने सुमित्रानंदन पंत और सर्वेश्वर दयाल का। देखो सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा, देख लो पूरा। ठीक, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने सुमित्रानंदन पंत और नीचे रहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कह रहा है कि मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा भाई साहब, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय, ये प्रश्न पूछा है ना। तो 1 सेकंड रुकिए जरा, क्या प्रश्न है, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, तो ये रहा, ये लिखा है बस। ठीक, इतना लिखना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अथवा कहता है कि लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका भी आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में, लेकिन हम स्किप करते हैं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि कोयल की कूकू सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी, कोयल की कूकू सुनकर के उनकी क्या रिएक्शन था, तो ये पूछा है। तो ये रहा इसका आंसर, ये क्या लिखा है, देखिए प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये रहा आपके सामने, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक,
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कहता है, अथवा में अरहर और सनई के खेत कवि पंथ को कैसे दिखाई देते हैं, ये प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई बार रिपीट हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। एंड देख लो ये रहा इसका आंसर। ठीक, पिछले कई सालों में रिपीट हुआ है, हर बार पूछता है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक चाहे वार्षिक हो, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट कहता है 10वां नंबर, रस किसे कहते हैं। 1 सेकंड बेटा, हाँ ये रहा, रस किसे कहते हैं और रस के कितने अंग होते हैं। अथवा कहता है कि छंद को परिभाषित करना है और उसके भेद हमें बताना है। तो हम दिखा देते हैं आपको रस किसे कहते हैं, ये रहा आपके सामने, ये रहा रस के प्रकार। ठीक, सॉरी रस का परिभाषा पूछा ना पहले, ये ऊपर अवेलेबल है। ठीक, ये रहा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। छंद किसे कहते हैं, तो ये रहा आपके सामने छंद। छंद के प्रकार, तो ये रहा मात्रिक और वार्णिक। साइड करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11, रूपक अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित लिखना है। तो ये रहा आपके सामने रूपक अलंकार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स। गॉट इट, ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ता है, अथवा कहता है कि काव्य किसे कहते हैं और इसके भेद को बताना है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। अथवा में प्रश्न है, यदि आप चाहो तो इसे देख सकते हो, बाकी हम तो अभी स्किप करते हैं। इसका भी आंसर हमारे क्वेश्चन बैंक के अवेलेबल है, ये देख लीजिए, ये रहा। ठीक, पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से है भाई, पूरा का पूरा बता रहा हूं। ठीक है, इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लेना, वार्षिक परीक्षा के लिए तुम खुद देख रहे हो। आगे देखते हैं 12 नंबर कहता है कि कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय लिखिए और अथवा कहता है एकांकी विधा की 2 विशेषताएं हमें बतानी है। तो इसका भी आंसर हम आपको दिखा देते हैं कि कहानी विधा और एकांकी विधा के बारे में। ठीक, ये रहा आपके बारे में, देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, कहानी विधा के बारे में ना, तो ये रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 13 नंबर, राहुल संखल और हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की 2 विशेषताएं बतानी है और ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो राहुल संखल और हरिशंकर परसाई बोला है ना, तो ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक, सबसे पहले आप देखिए राहुल संखाल जी के बारे में, ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या कहता है हरिशंकर परसाई, इनके नीचे ही वो भी अवेलेबल है। ठीक, इनका भी ले लो, फिर जो एक लगे वो लिखना, दोनों यदि आपके सर लोग बोले दोनों लिखना है, दोनों लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है, 2 बैलों की कथा पाठ में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं हमें बताना है। तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। 23 का अथवा वाला दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, सॉरी, हम आपको 14 नंबर का अथवा वाला दिखाएंगे, तिब्बत वाला। तिब्बत यात्रा के दौरान राहुल संकल कठिनाइयों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये रहा आपके सामने कठिनाइयां, देख सकते हैं पूरी कठिनाइयां यहाँ पर लिखी गई है। साइड करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है 15 नंबर, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, लिखिए। ठीक है, और हमारा इसके अथवा कहता है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो भाई ऊपर प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हम दिखा देते हैं आपको, नीचे वाला। ठीक है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति, तो ये रहा इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है 16 नंबर, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते वाक्य में प्रयोग करना है। अंधे की लाठी और टेढ़ी खीर होना। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा और टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य को करना। जैसे राम अपने माता पिता के अंधे की लाठी है और मोहन ने एक ऐसा टेढ़ी खीर वाला कार्य किया जिसको किसी करने की क्षमता नहीं थी या फिर सभी असमर्थ थे। अथवा कहता है निपात शब्द किसे कहते हैं और लिखिए। तो सिंपल सा निपात का मतलब होता है किसी शब्द पर जोर देना, उसे कहते हैं निपात शब्द। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये रहा आपके सामने। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको यही आंसर लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर कहता है गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी और अथवा कहता है कि लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, लिखिए। तो हम आपको दिखाएंगे प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला उत्तर। ठीक है, जो लेखिका वाला पूछा है, तो इसका आंसर हम आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है लेखिका मृदुला गर्ग नानी से प्रभावित ना, तो ये रहा मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, ये पूरा लिखना है। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है 18 नंबर कहता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग अर्थ हमें बताना है। देख सकते हैं ऊपर वाला जो काव्यांश है वो पिछले कई बारों आपको पेपर में पूछा जा चुका है और मैं पिछले कई बार उसको टिक भी कराया हूं कि बेटा ये आएगा आएगा आएगा। एंड फाइनली देखो आपके त्रैमासिक में आया था, अर्धवार्षिक में आया था और प्री बोर्ड में भी पूछ लिया है। और मैं आपको दिखाता हूं मैं टिक कहां पे कराया हूं, ये देखो यहाँ पर मैं टिक कराता था। इस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना था। संदर्भ में क्या लिखेंगे, ये लिखना है ऊपर वाला संदर्भ में। ठीक,
संदर्भ में केवल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्वत लिखा है ना, तो ऊपर वाला लिखा जाता है, ठीक, ऊपर वाला लिखा है। साइड करते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 19 नंबर कहता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ बताना है। ठीक, गद्यांश में 2 दिया गया है, आप दोनों गद्यांश को ध्यान से देख सकते हैं। बाकी अब हम दिखा देते हैं कि इनका सही आंसर क्या लिखेंगे। पहला वाला क्या है, जानवर वाला है, और दूसरा वाला आपका विलासता वाला है। तो हम आपको जानवर वाला दिखा देते हैं, विलासता वाला दोनों दिखा देंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन बैंक से ही है, तो एक एक करके देख लीजिए। ये रहा सबसे पहले जानवर वाला, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्यान, ठीक है, कंप्लीट होता है। थोड़ी सी और बचा है, ये रहा। नीचे क्या दिया, विलासता वाला, तो ये रहा विलासता वाला, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक, तो पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 20वां नंबर कहता है जल है तो कल है के विषय में एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक, एक पैराग्राफ लिखना है कि जल है तो कल भी है, मतलब जल है तो जीवन है, तो इसके मैं अनुच्छेद दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने अनुच्छेद, जल है तो कल है, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बिना रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी के न उबरे मोती मानुष चून। साइड करते, नेक्स्ट कहता है 21 नंबर आपको हम तुरंत सॉल्व करेंगे आपके सामने, क्योंकि एक अपठित गद्यांश दिया गया है। आप पठित का मतलब होता है जिसे पढ़ाना गया हो, मतलब जिसको किसी ने कभी पढ़ा नहीं और यहीं पर उत्तर देना है। हम देंगे आपको अथवा नीचे वाला, ठीक है। वाला कहता है कि सील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घटित करती है। उत्तम, प्रशंसीय और पवित्र आचरण ही सील है। सील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकारी है, इससे व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है। सीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। सील युक्त व्यवहार से अकटुता दूर भगती है, इससे आशंका और संदेह की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती है। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजित होता है जिससे सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। सील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती है। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो सील युक्त मनुष्य, बस इतना लिखना है, या फिर सील युक्त व्यवहार ज्यादा सही होगा। इनको मनुष्य के स्थान पर व्यवहार सील लिखोगे, मतलब ये पहला लाइन। ठीक, दूसरा नंबर कहता है सील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है कि व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है। ठीक, तो व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है उपयुक्त गद्यांश का सारांश क्या है, तो सारांश मतलब ये जो कथन लिखा गया है इसका पूरा का पूरा आपको मतलब बताना है कि इसका आसान भाषा में मतलब क्या होगा। सिंपल सा इसका आंसर लिखने के लिए इसको पहले पढ़ लो और पढ़ करके अपने शब्दों में लिख दो, यही इसका सारांश कहलाता है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं 22वां नंबर, अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। अथवा देख लीजिए, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर आपको क्या लिखना है। हमारे पास अवेलेबल है, टेंशन मत लो। क्या कहता है, अपने शिक्षक को अर्ध अवकाश वाला ना, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूछा गया बेटा, देख लीजिए, पूरा का पूरा सेम यही प्रश्न है, यही आपको लिख करके चले जाना है। साइड करते, नेक्स्ट कहता है अथवा में अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। ठीक, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, बाकी इसको भी तुम लिख सकते हो। एक सेकंड देखता हूँ, अगर क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल होगा तो मैं दिखा देता हूँ। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिताजी पत्र नहीं है भाई। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है 23वां नंबर, निम्नलिखित किसी एक विषय का रूपरेखा सहित सार गर्भित निबंध लिखिए। रूपरेखा भी आपको लिखना है। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न है, तो हम कौन सा दिखा दें आपको। यहाँ पर दिया है वृक्ष हमारे प्रिय मित्र, पर्यावरण प्रदूषण दिया है, मेरी प्रिय पुस्तक दिया है, और आदर्श विद्यार्थी गुण, और जीवन में खेलों का महत्व। तो हम आपको दिखा देते हैं मेरी प्रिय पुस्तक। ये रहा आपके सामने, रामचरितमानस के बारे में। ठीक, तो पूरा लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही का यही पूरा लिख करके आना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल है पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही वीडियोस लेकर के आती रहता है। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी से आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र स्टोरी के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं करता हूं वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नए पेपर के साथ। बाय बाय।